मान लो मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया Q और इसके आसपास एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ किया such that charge Q is at the center. अगर ये सेंटर है तो इस स्फीयर के सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा सर। सेम होगा। तो मैंने इस क्लोज्ड सरफेस का ऐसे स्मॉल एरिया कंसिडर किया ds। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एरिया। अगर मैं यहाँ टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो ये किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? सेम एज ds, ऑपोजिट टू ds? सेम एज ds। तो ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया। मैं कहीं पे भी स्फीयर पे ड्रॉ करूं तो E और ds पैरेलल ही आएंगे। यस सर। अब यस सर। गॉस लॉ को प्रूव करना है। गॉस लॉ था, हमने क्या लिखा था? E डॉट ds किसके इक्वल था? Q enclosed Q by enclosed by epsilon naught। E और ds पैरेलल है तो आई कैन राइट दिस एज E ds cos 0। yes कूलम्स लॉ के हिसाब से सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? KQ by R square। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बिकॉज Q और R तो सारे सरफेस के लिए सेम है। एन इंटीग्रेशन ऑफ ds इज 4 pi R square। 4 पाई r स्क्वायर। तो मेरे पास क्या रिजल्ट बन गया? 4 पाई और r स्क्वायर कैंसिल हो गए और यही गॉस लॉ था कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको रिवर्स भी आ सकता है। रिवर्स मतलब वो बोले कूलम्स लॉ को प्रूव कर दो गॉस लॉ से, कि हम गॉस लॉ को पहले से ठीक मान रहे हैं और उसकी हेल्प से कूलम्स लॉ प्रूव करना। उसमें भी देखो तो कुछ खास चेंज नहीं आएगा। हम पहले से अगर ये ले लें कि E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ है। E into integration of ds is Q by epsilon naught। तो E कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ds is 4 pi r square। ये कूलम्स लॉ से फॉर्मूला निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आपको कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ है या गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ है, इट्स एन इजी प्रूफ। और स्कूल के लिए आर्टिकल है ये डायग्राम बना लो फिर लिखते हैं। समझ में आया कैसे किया है? किसी को डाउट है तो Yes, पूछ sir। लो, excuse me अदरवाइज sir। डायग्राम ड्रॉ करो, इसको लिखते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। हाँ जी पूछो। सर ds वेक्टर की डायरेक्शन जैसे ऑपोजिट भी ले सकते थे ना, जैसे परपेंडिकुलर इनवर्ड या आउटवर्ड। हम नॉर्मली मतलब एज कन्वेंशन इसको हमेशा आउटवर्ड्स ही लेके चलते हैं। मतलब जैसे मान लो क्यूबॉइड है ना, मैंने एक क्यूब बनाया या क्यूबॉइड बनाया, मैंने मान लो ऐसे डायग्राम बनाया है, तो हर कोई अलग अलग साइन कन्वेंशन ना यूज करे, इसलिए वो स्टैंडर्ड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं कि ये वाला एरिया है तो इधर, ये वाला एरिया तो ऊपर, ये इधर, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शंस लेके सॉल्व करते हैं, हर तरफ से आउटवर्ड। बिकॉज मैथमेटिकली एरिया वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, फील्ड में हम आउटवर्ड एरिया की डायरेक्शन लेके चलते हैं। सो यू कैन राइट, डायग्राम बन गया सबका? then you can write consider a point charge q, consider a point charge q placed in vacuum and let sphere be the closed surface around it. Let sphere be the closed surface around it with charge q at the center. With charge q at the center of sphere.
mathematically the surface integral of electric field, mathematically the surface integral of electric field can be calculated by dividing the surface area of sphere सर अब सरफेस के बाद क्या बोला था? by dividing the surface area of sphere into number of small areas ds each. The surface integral of electric field is the surface integral of electric field is given by phi is equals to integration of E dot ds. ये दो अलग सिंबल हैं. Phi is सर्कल एंड ऊपर ऐसे स्ट्रेट लाइन. ये फ्लक्स का सिंबल होता है. As E and ds are parallel, from Coulomb's law. Electric field intensity of point charge on the surfaces So integration of E dot ds is q by epsilon naught. ये क्लियर सबको? Yes, sir. नेक्स्ट टू राइट नोट में लिख लो इसको, बिकॉज दीज आर नॉट एज सच, मतलब आपकी हेल्प के लिए लिखा रहा हूँ. इट्स नॉट कोई पूछेगा एग्जाम में या बुक में दिया होता है. दैट इज नोट में लिखो. रूल्स फॉर सिलेक्टिंग गॉसियन सरफेस. रूल्स फॉर सिलेक्टिंग गॉसियन सरफेस. मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ नोट में लिखो बिकॉज मैं गॉसियन सरफेस कोई भी चूज कर सकता था अगर मेरा मैथ्स अच्छा होता, आपने अगर मैथ्स ठीक से पढ़ा होता इंटीग्रेशन. बट अभी बिकॉज 12th क्लास की स्टार्टिंग है तो हम ये रूल्स इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको मैथमेटिकली वो फॉर्मूलाज ड्राइव करने आसान रहे. नॉट कि आप दूसरा कोई गॉसियन सरफेस लोगे तो वो ड्राइव नहीं होगा, बट आपसे नहीं होगा. इनफैक्ट 12th के बाद में भी नहीं होगा बिकॉज वो इंटीग्रेशन इस तरह की आएगी कि 12th में भी नहीं सिखाई जाती अदरवाइज. इसलिए रूल्स ऐसे नहीं है कि गॉस ने दिए थे या किसी ने दिए थे, हम खुद अपनी तरफ से लिख रहे हैं रूल्स फॉर सिलेक्टिंग गॉसियन सरफेस. फर्स्ट टू राइट. और गॉस लॉ था किस लिए, इससे क्या करना है हमने?
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहला रूल ये कि जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, आपका क्लोज्ड सरफेस जो भी आप एज्यूम कर रहे हो वो उस पॉइंट से पास करेगा। समझ में आया? मतलब मान लो मैं आपको बोलूं एक मेरे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो मेरे को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकालना है इस पॉइंट P1 पे। तो आपने क्लोज्ड सरफेस ऐसा लेना है कि वो P1 से पास करे। सो ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा, आपका गॉसियन सरफेस सिमेट्री ऑफ प्रॉब्लम को फॉलो करे सच दैट प्रेफरेबली जो आपने क्लोज्ड सरफेस एज्यूम किया उस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो। सिमेट्री ऑफ प्रॉब्लम को फॉलो करे, मतलब अगर मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है तो हम गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल ही लेंगे। अगर मैं यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ करता है जो P1 से पास कर रहा है, तो इसमें हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके सरफेस पे सेम ही आएगी। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, गॉसियन सरफेस ऐसा सेलेक्ट करना है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है गॉसियन सरफेस वहां से पास करे, और दूसरा कि गॉसियन सरफेस सिमेट्री ऑफ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हो, हमें ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज हमने 2-3 मेन इंपॉर्टेंट केस ही करने होते हैं। तो यहाँ सिलेंडर होगा या स्फीयर होगा, इसके अलावा गॉसियन सरफेस हम कोई भी चूज नहीं करते। सो वी कैन रेट फर्स्ट इज rules for selecting Gaussian surface। तो नोट में लिखना है बिकॉज आई एम अगेन रिपीटिंग दिस इज नॉट अ डॉक्यूमेंटेड थ्योरी। गॉस ने नहीं दी थी, किसी ने नहीं दी थी हमें, क्योंकि इंटीग्रेशन अभी नहीं आती उस लेवल पे 12th क्लास में, तो हम इसलिए रूल्स बना लेते हैं। सो फर्स्ट इज the point where electric field intensity, the point P where electric field intensity should be calculated. Point where electric field intensity is to be calculated. The closed surface must pass through that point. The closed surface must pass through that point. The point where electric field intensity is to be calculated, closed surface must pass through that point. Second is Gaussian surface should preferably be such. Gaussian surface should preferably be such. Gaussian surface should preferably be such that electric field intensity, has same magnitude at all points on the Gaussian surface. Electric field intensity has same magnitude at all points on the Gaussian surface. So preferably, मतलब जरूरी नहीं है ऐसा ही लेना, preferably. Electric field intensity should have same magnitude at all points on the Gaussian surface. Then you write applications of Gauss law. Applications of Gauss law. तो ये हेडिंग है। हाँ, हमने 4 एप्लीकेशंस करनी है, तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, और उसमें फिर फर्स्ट हेडिंग डालो, मतलब सब हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। मेरे पास ऐसे एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मैंने कहीं पे भी, मान लो इस पॉइंट पे, P1 पे, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, गॉसियन सरफेस P1 से पास करना चाहिए। आपने जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉसियन सरफेस वहां से पास करना चाहिए। इसका टोटल चार्ज है Q, इसका टोटल रेडियस है R। इस स्फीयर का टोटल रेडियस R है
और इंटरनल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बिकॉज ये जो पॉइंट है दिस इज इंटरनल पॉइंट ऑफ स्फीयर। तो गॉसियन सरफेस भी मैं अगर स्फीयर ही लेता हूं, मान लो ऐसे ले लिया मैंने गॉसियन सरफेस, तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर ये कंडक्टर होता तो ये बहुत आसान था। कंडक्टर होता तो चार्ज लाइज ऑन द outside of the surface. सरफेस पे, सिर्फ बाहर बाहर। तो उस केस में अगर ये कंडक्टर होता तो मैं पूछता चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, ये येलो स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? 0. जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आ जाना था कंडक्टर के अंदर। बट क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो हमें यूनिटरी मेथड से पहले चार्ज इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस निकालना पड़ेगा। मेरे को P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ये मैंने गॉसियन सरफेस मान लिया, इसके अंदर चार्ज बताना है। यूनिटरी मेथड मतलब मेरे को ये पता है कि अगर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है तो चार्ज क्यू है। अगर वॉल्यूम 1 होता तो चार्जेस और अगर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है या R1 क्यूब है, से इसका रेडियस R1, इसके अंदर चार्ज कितना हो जाएगा? पहले ये देखो, ये सबको समझ में आया मैंने क्या किया? इसको लिखेंगे अभी, बस सिर्फ ये देखो, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज Charge per unit volume. चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो दिस इज रो। इसका फिजिकली मतलब है ये 1 मीटर क्यूब पे चार्ज रो है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब। अगर हम SI की बात करें, 1 मीटर क्यूब पे चार्ज रो है, तो अगर इसका वॉल्यूम V1 है तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? रो V1। रो V1। 1 मीटर क्यूब पे चार्ज रो है, 2 मीटर क्यूब पे 2 रो है, 3 मीटर क्यूब पे 3 रो है, तो V1 है वॉल्यूम, तो V1 इंटू रो, तो मैंने वो लिख दिया। तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस कितना आ गया? 4/3 पाई कैंसिल हो गया। दिस इज Q एनक्लोज्ड। यहां तक देखो, समझ में आया क्या किया मैंने? मैंने गॉस लॉ अप्लाई करना था। मैंने कहा इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने उस इंटरनल पॉइंट से एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। वो हमारा क्लोज सरफेस हो गया, जिसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। तो चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस निकाल लिया। अब गॉस लॉ क्या था? गॉस लॉ वाज E डॉट ds ये येलो स्फीयर जो बनाया है, इसके सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा या डिफरेंट? सेम। सिमेट्री के हिसाब से सेंटर से अगर डिस्टेंस R1 है तो सेम होगा। तो E कांस्टेंट है, Q एनक्लोज्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होती है इस केस में? क्या होगी? गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया 4 pi R1 4 square। pi r small r 4 पाई r1 R1 small r1 square। square। तो क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rho x by 3 epsilon naught. QR1 बाय R क्यूब। अगर मैं पूछूं R1 कौन सा डिस्टेंस था? फ्रॉम सेंटर। सेंटर से जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां तक। अगर सेंटर पे ही निकालना है तो R1, 0 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर मैंने सरफेस पे निकालना होता तो R1 को किसके इक्वल ले लूं? अगर मैं इसको बाहर लेके आता जो पॉइंट को,
capital सरफेस पे आ गए तो R1 इज इक्वल टू capital R. कैपिटल R, R1 इज इक्वल टू कैपिटल R पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 1 by 4 pi Q epsilon by R naught square. Q by capital R square. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड था? ये पॉइंट चार्ज का था at distance सेट of सेंटर R. पे तो अगर मैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं ये मान सकता हूं कि सारा चार्ज एज अ पॉइंट चार्ज सेंटर पे पड़ा है तो भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो हमारा गॉस लॉ से आया। Yes sir. Yes, sir. तो आप सरफेस के लिए ये मान सकते हो कि सारा चार्ज जो है वो स्फीयर के सेंटर पे पड़ा है एज अ पॉइंट चार्ज, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वही स्फीयर का वैसे भी आना। अब इस रिजल्ट को देखो, ये 11th में भी पढ़ा था एज अ रिजल्ट, एक कहां पे 11th में याद है हमने एक डेरिवेशन की थी, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, Yes, sir. Yes. Yes sir. वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ पढ़ी थी। अब वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ की अगर हम बात करें तो एट अ डेप्थ d फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या थी? यही फॉर्मूला पढ़ा था, Yes. यही था ना फॉर्मूला। Yes. Yes. ये sir. डिस्टेंस कितना है सेंटर से? R माइनस R minus D. इसको R1 ले लेते हैं, R माइनस डी को। तो G डैश इज, G को हम लिखते थे GM बाय आर स्क्वायर, R माइनस डी बाय आर। R माइनस डी को अगर मैं स्मॉल r1 लिख दूं तो क्या बना फॉर्मूला? देखो सेम ही फॉर्मूला आ रहा है, Yes Yes. sir. चेंज क्या हुआ? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह G आ गया, मास की जगह चार्ज आ गया, फॉर्मूला सेम ही है। सो ग्रेविटेशन में भी यही किया था आपने, वही हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इसमें भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं मैंने एक चार्ज पार्टिकल को 11th में अगेन ये क्वेश्चन किया हुआ है, एक चार्ज एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में एक टनल की और एक नेगेटिव चार्ज ड्रॉप कर दिया, पॉजिटिव चार्ज ड्रॉप किया या नेगेटिव किया, कोई भी कर लो, तो उसकी मोशन कैसी होगी? SHM. SHM। तो उसमें भी सेंटर पे जाके कौन सा पॉइंट आया? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया सेंटर, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, Yes. और फिर वो दूसरी साइड चला जाएगा एंड ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। बट एनीवेज वो अभी नहीं करेंगे। इस डेरिवेशन को देखो, ये समझ में आया? अगर मैं आपसे बोलूं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का ग्राफ प्लॉट करो तो कैसा बनेगा? इस फॉर्मूला में ये सारी चीज कांस्टेंट है, तो E किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? R1 के. तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? Straight line passing through. Straight line passing through region. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, बिकॉज रीजन से शुरू होगा क्योंकि सेंटर पे 0 है, जैसे जैसे सेंटर से सरफेस पे आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, सरफेस पे जो भी होगा उसके बाद बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा. कम होगा। अब बाहर कम होगा, वो बाहर जब किसी पॉइंट पे निकालना है, मान लो मेरे पास ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज Q, रेडियस R, मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है बाहर, तो गॉसियन सरफेस कैसा? बाहर से स्फीयर बनेगा उस पॉइंट को. Larger sphere. इस केस में मैं अगर आपसे पूछूं चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R2 Capital कैसे Q. निकालेंगे? Capital Q.
बिकॉज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो पूरा उनकी charges पूरा particle स्फीयर की अंदर वजह ही है और बाहर उसके भी कुछ है नहीं. से- तो गॉस लॉ अप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या आया? E डॉट ds एक्सटर्नल पॉइंट के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ds इज 4 pi capital by R capital square. R1 square, R2 square. E comes out to be मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्सटर्नल पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो पूरा ग्राफ बनाए तो ऐसा बनेगा. इनसाइड इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आउटसाइड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल. देखो समझ आ रहा है ग्राफ? Yes. Inside there is direct proportionality, outside it's inversely proportional to the square of distance. कोई डाउट तो पूछो इसमें. इसको भी देखो, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए भी अगर ये स्फीयर ना होता और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज पड़ा होता तो फॉर्मूला क्या आता यहाँ पे? Same आता. सेम आ जाता. तो कंक्लूजन क्या निकालूं मैं? सर इसको मतलब हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं अगर अगर आपने कोई भी बाहर सरफेस का पे point निकालना लेना है या एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज the electric field intensity of point charge if it is supposed to be placed at the center of that sphere. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ जाएगा. अब यहां पे मैंने एक चीज अज्यूम की कि जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है. इसमें थोड़ा सा भी उन्होंने उसको टफ करना होता है तो वो चार्ज डेंसिटी को वेरिएबल दे देते हैं. अगेन मेडिकल वाले में नहीं आएगा, नॉन मेडिकल में इरोडोव में यू विल सी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स जहां पे चार्ज डेंसिटी वेरिएबल दी होगी. और HC में भी 2 क्वेश्चन है जहां पे चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है. तो वेरिएबल चार्ज डेंसिटी होगी तो क्या करेंगे, सिर्फ ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वेरिएबल चार्ज डेंसिटी मतलब वो रो की कोई फॉर्मूला देंगे. जैसे वो ऐसे दे सकते हैं रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 माइनस r/r. तो रो की ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे बस. मैं उसके 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको डाउट ना रहे. पूरी डेरिवेशन में देखो, इंटरनल पॉइंट समझ आया सबको कैसे करना है. इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले हमें गॉसियन सरफेस ले लेंगे व्हिच पासेस थ्रू दैट इंटरनल पॉइंट और स्फीयर कॉन्सेंट्रिक विद अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. पहले यूनिटरी मेथड से चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस निकालेंगे, उसके बाद गॉस लॉ अप्लाई करके हम सिंपल फॉर सॉल्व कर देंगे. एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालना है तो चार्ज इनक्लोज निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा का पूरा स्फीयर आ गया. तो जो स्फीयर पे चार्ज होगा वही गॉसियन सरफेस पे आ जाएगा, गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाएगा. अब अगर रो वेरिएबल हो तो एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बदलेगा No, sir. नो सर. क्योंकि उसमें हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो लेनी नहीं. कांस्टेंट है या वेरिएबल है, अगर टोटल चार्ज Q है सर वो अंदर तो ही आ इलेक्ट्रिक जाएगा फील्ड Gaussian इंटेंसिटी विल बी सेम, मतलब KQ/R². सो आपने हेडिंग डाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, फर्स्ट एप्लीकेशन थी. अब इसके नीचे लिखो 1A फॉर इंटरनल पॉइंट. सर मैं थोड़ा सा नेट स्लो हो गया था, मुझे समझ में नहीं आया था. जब वेरिएबल होगी फिर उसमें तो इनवर्स भी में क्या टोटल होगा? चार्ज तो सेम ही देगा ना, तो एक्सटर्नल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगा. नहीं सर, अगर अंदर हो पॉइंट वो वाला समझ में नहीं आया था, बाहर वाला तो आ गया था समझ. बाहर लिमिट अंदर होगा तो निकालना पड़ेगा ना यहाँ पे रो की वैल्यू पुट करके. इस सर रो फॉर्मूला में चार्ज रो की वैल्यू पुट करेंगे. सिर्फ डायग्राम बना लो अभी और कुछ ना लिखो. फॉर इंटरनल पॉइंट R1 लेस देन कैपिटल R. फॉर इंटरनल पॉइंट R1 लेस देन कैपिटल R. So you can draw the diagram, then we will prove it. ये वाली डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आगे प्रॉब्लम भी आएगी, बट इट्स नॉट इन द बोर्ड सिलेबस. मतलब पहले भी नहीं थी जब पूरा सिलेबस आता था. सर अब तो जो इस डिलीट बार हुआ था वो फिट भी है? रिस्टोर हो गया ना. हाँ रीस्टोर हो गया, मतलब बोर्ड ने अभी तो यही बोला है रीस्टोर हो गया, तो होपफुली रीस्टोर ही रहे. वैसे भी कुछ फायदा था नहीं, उन्होंने 12th के सिलेबस में इतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज जो आर्टिकल्स उन्होंने रिमूव किए थे वो करने ही पड़ते हैं, नहीं तो आगे की चीजें समझ नहीं आती थी.
You can write, consider a non-conducting sphere having total charge Q, and radius R. Having total charge Q and radius capital R. If we assume charge to be uniformly distributed, throughout its volume, then charge per unit volume is Q upon 4 by 3 pi r cube. If electric field intensity is to be calculated, सर चार्ज charge एरिया per के unit बाद volume is क्या? चार्ज per unit वॉल्यूम इसके बाद क्या बोला था? ये लिखा है मैंने, उसके बाद तो बोर्ड पे लिखा हुआ है तो सारा. If electric field intensity is to be calculated at any internal point at a distance r1 from center, bracket में लिख लो r1 less than capital R. At a distance r1 from center, we assume Gaussian surface to be a sphere of radius r1 concentric with non-conducting sphere. Charge inside Gaussian surfaces
इज कांस्टेंट, उसको इंटीग्रेशन से बाहर रख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। सही पर थोड़ा सा ऊपर कर देना इसके बाद। अच्छा, हमने रो को क्या लिखा था? रो वाज Q/4/3 pi r cube। तो क्यू बाय आर क्यूब किसके इक्वल होगा? क्यू बाय आर क्यूब। यहाँ से देखो ना, क्यू बाय आर क्यूब किसके इक्वल होगा? 4 pi r/3 r rho 4 पाई रो बाय 3। rho by 3। तो अगर ये सब्स्टिट्यूशन करूं मैं, क्यू बाय आर क्यूब की जगह तो मैं इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकता हूं। ग्राफ प्लॉट करोगे तो सेंटर इस पूरे में देखो कुछ नहीं समझ आ रहा तो इस सिलेबस में नहीं है, पर ज्यादातर स्कूल टीचर्स भी कराएंगे, स्कूल में भी इसको कराते हैं, बिकॉज इसके आगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो हमने गॉस लॉ का प्रूफ किया था उसमें जैसे अगर चार्ज सेंटर पे नहीं होता फिर कैसे करते मतलब? आपसे इंटीग्रेशन नहीं होती, मैंने यही तो बोला था। हमने मतलब सिमेट्री यूज कर ली, बिकॉज अगर मैं नहीं यूज करूंगा तो आपसे इंटीग्रेशन नहीं होगी, बिकॉज फिर ई और डीएस में एंगल जीरो नहीं बनेगा, वो वेरिएबल हो जाएगा। तो एक तो डिस्टेंस भी वेरिएबल हो गया, एक थीटा भी वेरिएबल हो गया। तो डबल वेरिएबल इंटीग्रेशन 12th में नहीं सिखाते, ओके सर। तो हमें ऐसे ही अज्यूम करके करना पड़ेगा। मैंने यही तो आपको बोला था कि ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, 12th क्लास के स्टूडेंट से नहीं हो सकता, बिकॉज आपको मैथ्स नहीं पढ़ाया अभी उतना। नहीं तो गॉस ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि ऐसे ही लेना है हमें। इनफैक्ट इसको सबसे पावरफुल लॉ गिना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। सर तो जैसे उसने भी मतलब किसी डेरिवेशन से निकाला था मतलब ऐसे? गॉस ने कैसे निकाला था? यस सर। गॉस ने मतलब उसने ये इस तरह से लॉ भी नहीं दिया था, उसकी फॉर्म थोड़ी डिफरेंट थी,
बिकॉज उसने ऐसे सिमेट्री यूज करके नहीं किया था, उसने 3D लिया था। बिकॉज स्फीयर जो मैं 2D ले रहा हूँ ये बेसिकली 3D है, अगर आप ध्यान से सोचो तो, जो DS मैंने ले लिया। बट Yes. अगेन बिकॉज आपको सॉलिड एंगल्स के कंसेप्ट नहीं आते ठीक से, तो हम उसको 2D मान के सॉल्व करते हैं। बिकॉज जो Okay. एंगल बनाता है स्फीयर सेंटर पे, दैट विल बी अ 3 डायमेंशनल एंगल। Okay, sir. कुछ बुक्स ने दिया हुआ, HC ने भी थोड़ा सा उसको 3D के वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर बाद में उसने लिख दिया कि आप 2D से भी कर सकते हो। नेक्स्ट राइट फॉर एक्सटर्नल पॉइंट, for external point, for external point, that is R2 greater than capital R. For external point, for external point R2 greater than capital R. So you can write the whole of Gaussian surface. Sorry, the whole of Gaussian surface. For external point R2 greater than capital R, we assume the Gaussian surface to be. We assume the Gaussian surface to be a larger sphere of radius R2. We assume the Gaussian surface to be larger sphere of radius R2, larger sphere of radius R2, concentric with a non-conducting sphere, concentric with a non-conducting sphere. Charge inside the Gaussian surfaces, charge inside the Gaussian surfaces, total charge capital Q, charge inside the Gaussian surfaces, total charge capital Q. ग्राफ बनाओगे तो it will be inverse. So you can write इसके नीचे एक note. From the above results, we can conclude that. From above results, we can conclude that for external points, and points on the surface, for external points and points on the surface, we can assume for external points and points on the surface,
we can assume whole charge of non-conducting sphere, to be concentrated at the center, in the form of point charge. Whole charge on non-conducting sphere to be concentrated at the center in the form of point charge. You can write a numerical. A charge capital Q. HC का numerical है. HC का question number 11, page number 141. जिनके पास पास पड़ी है बुक वो खोल सकते हो, अदरवाइज लिख लो क्वेश्चन को. Question number 11, page number 141. A charge capital Q is distributed uniformly within the material of hollow sphere of radius R1 and R2 as shown in figure. Find the यूनिफॉर्मली के बाद क्या बोला? of radius R1 and R2 as shown in figure. Find electric field intensity at a distance x from the center such that x is greater than R1 less than R2, such that R1 is less than x less than R2. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट नहीं करता, वो इजी है. फर्स्ट पार्ट पे ही फोकस करेंगे हम. हमें ऐसे दिया है कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है. इसका इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, इस पे चार्ज Q है. हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट अ डिस्टेंस x. तो गॉसियन सरफेस कौन सा? sphere, स्फीयर पासिंग थ्रू स्फीयर ऑफ Point. रेडियस x, x. तो हमारा गॉसियन सरफेस जो बनेगा that would be this sphere. हमें दिया चार्ज इस पूरे रीजन में है R1 से R2 तक. इस पूरे रीजन में चार्ज Q है. तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस निकालना है, मतलब येलो स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है. पहला स्टेप अगेन सेम, चार्ज डेंसिटी क्या होगी? Q by 4/3 pi R1 Q R2 Q minus R1 Q. 4/3 पाई R2 cube minus R1 cube. R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब. ये स्टेप सबको क्लियर है? बिकॉज R1 से R2 तक ही चार्ज है, बाकी बीच में तो खाली है. Yes, sir. Gaussian surface is sphere of radius x. अब गॉसियन सरफेस पूरे में चार्ज है या R1 से x तक है? फिर Sir, R1 R1 से से X में. Sir, इस बिकॉज बीच में से तो खाली है. सो R1 से x से इस रीजन में चार्ज निकालना है, मतलब हमें बेसिकली X minus यहाँ पे R1 चार्ज का निकालना है. X इस minus रीजन में R1. चार्ज कितना है R1 से x तक. तो इसका तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस there is charge density
इनटू वॉल्यूम जितने में चार्ज प्रेजेंट है 4/3 पाई। ठीक है, ये स्टेप सबको देखो। क्लियर सबको ये स्टेप? यस सर। 4/3 पाई कैंसिल हो गया। चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेसेस अब गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ अप्लाई करें तो E कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या आएगी? गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, येलो स्फीयर का 4 पाई x स्क्वायर। 4 पाई 4/x²। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी है, क्यूब एप्सिलॉन नॉट था ना। तो गॉसियन सरफेस का एरिया, फिर उसमें रेडियस माइनस नहीं करेंगे हम? आप एक मिनट बताता हूँ। हाँ जी, अब पूछो। सर जब हमने एरिया लिया तो वो सर एक्स स्क्वायर, तो उसमें सर हम माइनस नहीं करेंगे एक्स स्क्वायर नहीं माइनस नहीं नहीं r1 नहीं, स्क्वायर? गॉसियन सरफेस का तो पूरा ही एरिया लेना होता है। वो तो चार्ज पूरे रीजन में नहीं है ना, सरफेस एरिया तो क्लोज सरफेस का एरिया यही आएगा। Yes, वो तो sir. इमेजिनरी स्फीयर माना ना हमने, एक एक्चुअल में थोड़ी कोई बॉडी है। तो हमने गॉसियन सरफेस एक क्लोज स्फीयर माना, तो उस क्लोज स्फीयर का सरफेस एरिया, Okay. एरिया में माइनस नहीं करना कभी भी। तो यू गेट द रिजल्ट एज E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qx³ माइनस r1³ over x² into r2³ minus r1³। देखना बुक का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। तो यही है। यही है। समझ में आया कैसे किया है? यस नॉन मेडिकल वाले जब आप चैप्टर पढ़ लोगे फंक्शंस एंड ग्राफ्स, बिकॉज 12th में 11th में था फंक्शंस एंड ग्राफ्स का चैप्टर, अभी है। तो जब पढ़ लोगे तब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखना E वर्सेस X। E वर्सेस X का ग्राफ। आप मेरे को अभी जो है लॉजिकली बताओ, इस अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? अप टू R1, 0 क्योंकि नो चार्ज एनक्लोज्ड। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जब X और R1 इक्वल है, जब X और R1 इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? यहीं पे पुट कर दो X को R1, 0। उसके बाद जैसे जैसे X बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। पॉजिटिव। बढ़ेगा, पर वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बिकॉज अब फॉर्मूला देखो, नीचे भी x² है, ऊपर x³ है, नीचे x² है। तो इसलिए मैंने बोला जब फंक्शंस एंड ग्राफ्स का चैप्टर पढ़ लोगे तब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखना कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर मैंने एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालना होता है, इसमें जैसे सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा कि यहां निकालो बाहर, तो ये तो इजी है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हम सारे चार्ज को एज्यूम कर लेंगे इट इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर, एज अ पॉइंट सारे चार्ज को सेंटर पे एज्यूम कर लिया, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज k³/r²। फिर वो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लग जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए। तो इधर 0, इधर इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, सिर्फ यही ग्राफ प्लॉट करना है R1 से R2 तक। अब सिमिलरली जैसे आपको मैं दूं, हमारे पास एक क्यूब है, ऐसे ओरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हमारे पास एक क्यूब है ऑफ लेंथ L, और मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है हैविंग चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। उस वायर का एक एंड क्यूब के सेंटर पे है, तो उस क्यूब में से मैक्सिमम फ्लक्स कितना पास कर सकता है?
चलो ये भी छोड़ दो, एक एंड सेंटर पे है, मेरे पास एक क्यूब है जिसकी लेंथ L है, एक साइड की लेंथ L है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर। तो वो वायर के कारण क्यूब में से मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो सकता है? अगर वायर कैसे पास करे? फ्लक्स मैक्सिमम होगा अगर चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस मैक्सिमम। मैक्सिमम होगा। वो मैक्सिमम कब होगा? स्ट्रेट वायर कैसे पास करे? डायगनली, तभी लेंथ ऑफ वायर इनसाइड द क्यूब मैक्सिमम होगी ना। Yes, Yes. sir. तो क्यूब की डायगोनल की लेंथ क्या होती है? √3a. √3a। Root तो 3a. चार्ज कितना हो गया अगर लेंथ √3a है? तो लैम्डा √3l। Lambda root 3a. लैम्डा √3l। तो फ्लक्स कितना हो गया? लैम्डा √3l by epsilon naught। लैम्डा √3l बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और कहा कि उसका एक एंड क्यूब के सेंटर पे है और वो वायर हमेशा किसी एज के पैरेलल ही रहेगी, तो मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो सकता है? एक एंड सेंटर पे ही रहना है और वायर हमेशा किसी एज के पैरेलल है, तो मैक्सिमम फ्लक्स। Q into L by 2 by epsilon naught। बस फिर मैक्सिमम लेंथ जो हो सकती है दैट इज L/2 Yes, sir. और मैक्सिमम फ्लक्स इज लैम्डा L/2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया मैं कैसे कर रहा हूं? Yes, sir. अब वो कोई भी दे दे, जैसे उन्होंने कहा स्फीयर ऑफ रेडियस r, वायर ऑफ लेंथ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो सकता है? स्फीयर के अंदर से मैक्सिमम लेंथ कितनी पास कर सकती है स्ट्रेट वायर की? 2r। 2r. 2r। तो मैक्सिमम फ्लक्स लैम्डा इनटू 2r बाय एप्सिलॉन नॉट। एचसी में देखोगे तो शुरू के 5-6 क्वेश्चन इसी टाइप के ही हैं। इसमें देखो कोई डाउट है तो जो आज किया गॉस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमने की है। हाँ सर जी, ये क्यों 2r by epsilon naught था कि यही